हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 8 चतुर्भुज पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले कक्षाओं में आप लोगों ने चतुर्भुज के बारे में पढ़े हैं। कक्षा 8वीं में इसमें चतुर्भुज के बारे में बहुत डिटेल में दिया है। इस बार भी हम चतुर्भुज के बारे में इससे आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो आइए चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय का नाम यहाँ पर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं। हमने चतुर्भुज की पहले भी परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। तो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति यदि तो है चतुर्भुज कहलाएगा। अब हमें ये पता होना चाहिए चतुर्भुज में चार भुजा होंगी, चार कोण होंगे, चार शीर्ष होंगे। लेकिन यहाँ पे जो विकर्ण होंगे ये दो विकर्ण होते हैं। ये चारों चीजें हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब एक चीज और जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश। तो दोनों क्लियर होने चाहिए। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार। ये मेन है, इसी से हमारा पूरी प्रश्नावली रिलेटेड है। तो चतुर्भुज के इस अध्याय में हम चतुर्भुज के 6 प्रकार पढ़ेंगे, जो कि 6 प्रकार ही होते हैं चतुर्भुज के। तो यहाँ पर हम 6 प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहला हम प्रकार पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के 3 गुण लिखने पेपर में आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो इसके 3 गुण कम से कम आते हैं पेपर में लिखने। तो हम यहाँ पे इसके 4 गुण पढ़ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज में ये इस टाइप से एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसमें आमने सामने की जो भुजा होती हैं समांतर होती हैं, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसमें 4 नियम मैंने यहाँ लिखाया है। इसमें से कोई भी 3 नियम आप लोग अच्छे से याद करेंगे। इसके 3 गुण लिखने पेपर में आता है। तो पहला गुण देखेंगे, सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा का मतलब है आमने सामने की भुजा। इसमें आमने सामने की यानी कि सम्मुख भुजा बराबर होती है। इसके बराबर में ये भुजा होगी और इसके बराबर में ये भुजा होगी। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ की ये वाले कोण के बराबर में ये कोण होगा, ये कोण के बराबर में ये कोण। सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आसन्न कोण का मतलब ये पास पास के कोणों का योग 180 अंश होता है। और अब इसमें जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब यहाँ पर विकर्ण के दोनों पार्ट आपस में बराबर होते हैं। यदि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो इसके दोनों पार्ट आपस में बराबर होते हैं। तो हमें ये याद रखना है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो ये 4 नियम आप अच्छे से तैयार करेंगे इसके। अब अगला जो चतुर्भुज है हम पढ़ेंगे इसको आयत। अब जो आयत होता है उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। आमने सामने की सम्मुख भुजा जो होंगी वो बराबर होगी, जैसा कि समांतर चतुर्भुज में होता है सेम। इसमें एक चीज है, इसमें जो प्रत्येक कोण होते हैं समकोण होते हैं, यानी कि 90-90 अंश के होते हैं। सभी कोण, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, सभी कोण जो है चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं, इसीलिए इसको आयत बोलते हैं। और सम्मुख भुजा तो बराबर होती है। अब जो विकर्ण होते हैं ये परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसमें भी जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। अब अगला देखते हैं वर्ग। अब वर्ग में क्या होता है, यहाँ पर जो ये मेन है इसमें भी आता है अधिकतर। तो इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं। देख सकते हैं चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जितने मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर की भुजा है तो इसकी चारों भुजा 2-2 सेंटीमीटर की ही होंगी। इसमें सभी कोण भी बराबर होते हैं। चारों कोण, यहाँ के चारों कोण आपस में बराबर भी होते हैं और चारों कोण यहाँ पर 90-90 अंश के समकोण होते हैं, यानी कि 90-90 अंश के कोण होते हैं। तो ये भी इसके चारों नियम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट चतुर्भुज देखते हैं। अगला जो चतुर्भुज है हमारे पास समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसकी सभी जो भुजाएं हैं समान हो, समचतुर्भुज। तो इसमें भी सेम वर्ग के जैसा ही समचतुर्भुज होता है। सारे गुण इसके मिलते हैं वर्ग से। तो यहाँ पर देखेंगे सभी भुजा बराबर होती है। वर्ग में भी सभी भुजा बराबर होती है, इसकी भी सभी भुजा बराबर होगी। इसमें भी सभी कोण बराबर होते हैं, वर्ग में भी सभी कोण बराबर होते हैं। बस वर्ग और समचतुर्भुज में छोटा सा अंतर है कि वर्ग में सभी जो कोण होते हैं 90 अंश के होते हैं और जो समचतुर्भुज होता है उसमें सभी कोण समकोण नहीं होते हैं। ये दोनों में अंतर है, इसमें कोई भी कोण समकोण नहीं होगा।
अब यहाँ पे एक और सिमिलरिटी है वर्ग में और समचतुर्भुज में। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब होते हैं, 90-90 अंश के कोण पे समद्विभाजित होते हैं इसके जो विकर्ण हैं। तो इसके भी 4 नियम आप लोगों को याद करना है। अगला चतुर्भुज देखते हैं पतंग। अब यहाँ पे पतंग क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। हम लोगों ने पतंग तो बहुत उड़ाए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं पतंग के बारे में। इसमें भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है, यानी कि जैसे युग्म का मतलब पास पास वाली 2 भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये भुजा के बराबर ये वाली भुजा होगी और ये भुजा के बराबर ये भुजा, ये 2 भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। तो ये 2 भुजाओं का एक एक युग्म यहाँ पे बराबर होता है। और विकर्ण यहाँ पर 90 अंश के ही होते हैं। जो विकर्ण यदि प्रतिच्छेद हो रहे हैं तो 90-90 अंश में विकर्ण होंगे, परंतु समद्विभाजित नहीं होंगे। लंब तो होंगे लेकिन समद्विभाजित नहीं होंगे। 90 अंश में तो कट रहे हैं लेकिन बराबर बराबर समद्विभाजित नहीं होंगे। और यहाँ पे देखेंगे कोणों का एक युग्म तो बराबर होगा लेकिन एक युग्म बराबर नहीं होगा। मतलब जैसे ये वाले और ये वाले, ये दोनों कोण तो बराबर होंगे लेकिन ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। तो इसके 3 ही नियम है। ये 3 नियम भी आप लोगों को याद करना है। अगला जो चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, इससे भी हमें आगे सवाल करने हैं। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? इसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म समांतर नहीं होता। मतलब जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये 2 भुजा समांतर हैं लेकिन ये 2 भुजा समांतर नहीं है। तो भुजाओं का एक युग्म यदि समांतर है और एक युग्म समांतर नहीं है तो उसको हम समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। अब इसमें एक नियम और है, यदि 2 भुजा समांतर है तो उसके पास के ये 2 आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा। वैसे ये 2 आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा, लेकिन ये वाली और ये वाली ये समांतर नहीं है तो ये 2 कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 अंश नहीं होगा। ठीक है, जो भुजा समांतर होगी तो उसके आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये भी आप लोगों को इसमें याद करना है। तो 6 चतुर्भुज इसमें समाप्त हो चुके हैं। अब इसमें एक नियम और है जिससे हमें 8.2 पढ़ना है। तो ये है मध्य बिंदु प्रमेय। इसी से पूरा 8.2 रिलेटेड है। तो अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है? जैसे यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया हो तो मध्य बिंदु प्रमेय सिर्फ त्रिभुज में ही लगेगा। तो अब इसका प्रमेय क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को, जैसे एक त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, इसमें मध्य बिंदु ले लिए हमने और इसको मिला दिए। तो 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है तीसरी वाली भुजा के समांतर भी होगा और आधा भी होगा। जैसे हमने AB के बीच में बिंदु D लिए हैं और AC के बीच में बिंदु E लिए हैं, तो जो DE रेखा जो मिल रही है DE समांतर होगी BC के, ये तीसरी वाली भुजा के समांतर भी होगी और BC के ही आधी भी होगी। ये जो BC है इसकी ये आधी भी होगी। तो ये हमें ये प्रमेय याद करना है। ये मध्य बिंदु प्रमेय लिखने आता है पेपर में। तो इस यूनिट में इतने ही काम के हैं। इसके बाद इसमें कुछ प्रमेय हैं, 4-5 इसमें प्रमेय दिया गया है। तो आप लोगों को प्रमेय भी याद करना है। और यहाँ पर जो लास्ट में सारांश दिया हुआ है पेज नंबर 181 में, यहाँ लास्ट में सारांश दिया है। हर यूनिट के लास्ट वाले पेज में सारांश दिया रहता है। तो आप पेपर में जाने से पहले सभी यूनिट के सारांश एक बार जरूर पढ़ेंगे। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछता है पेपर में। तो ये सारांश भी आप लोग एक एक बार पढ़ लेंगे। मैंने इसको कॉपी में नोट नहीं कराया है, तो जितने टॉपिक मैंने कॉपी में नोट कराया आप उन्हें तो नोट करेंगे ही, साथ में ये सारांश भी पढ़ना है। तो आप लोग तो ये सारांश खुद से पढ़ लेंगे। अब ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।